एनसीआर की आवाजाही को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से नोएडा डीएम को फटकार। क्वारंटाइन नियम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट की तलब। दिल्ली सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली तगड़ी फटकार। कोर्ट ने कहा, कोरोना की टेस्टिंग क्यों घटाई, दिल्ली में भयावह हालात कैसे बने। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस वार्ता। गहलोत ने कहा, देश कभी कांग्रेस मुक्त नहीं होगा। बोले, कोरोना काल में कारगर साबित नहीं हुई मोदी सरकार। नहीं रुक रहा कोरोना की रफ्तार। संक्रमितों की संख्या 2,97,535 के पार। 1,47,195 मरीज हुए ठीक। अब तक 8,498 कोरोना मरीजों की हुई मौत। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास की फायरिंग। भारतीय सेना पाकिस्तान को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज लोगों के डर से अपना सिक्योरिटी पोस्ट छोड़कर भाग गई। जी हां, दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ क्रूर अभियान चला रही पाकिस्तानी सेना को एक तगड़ा झटका लगा है। बलूचिस्तान के बराबचा इलाके में बलूच लोगों ने जोरदार हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किया और पत्थरबाजी की। इससे बचने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सत्ताधारी बलूचिस्तान आवामी पार्टी के सदस्यों ने ही हत्या की है। इमरान खान सरकार में भी यह पार्टी शामिल है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में यह प्रदर्शन 2 हफ्ते से चल रहे हैं और यहां करीब 14 दिन पहले बलूचिस्तान तुर्बत शहर में एक महिला और उसकी 4 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को वेतन न दिए जाने के मामले में निजी कंपनियों पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कंपनियां और कर्मचारी आपस में बातचीत कर यह मामला सुलझाएं। दरअसल लॉकडाउन के 54 दिनों का पूरा वेतन दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि कंपनियों और कर्मचारियों के बीच बातचीत में राज्य के श्रम विभाग मदद करेंगे। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। यह जवाब 29 मार्च के उस नोटिफिकेशन पर मांगा गया है जिसमें सैलरी देना अनिवार्य किया गया था। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बेकाबू होने लगे और अब हर रोज रिकॉर्ड टूट रहा है। ऐसे में एक बार फिर चिंता बढ़नी शुरू हो गई है। इसी बीच व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली की ट्रेडर्स बॉडी को एक ऑनलाइन सर्वे भेजा। इसमें सुझाव मांगा गया कि दिल्ली के बाजारों को क्या एक बार फिर बंद करना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये संख्या डराने वाली है और अनलॉक होने के बाद ही मामलों में तेजी आई है। ऐसे में अब ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से दिल्ली के व्यापारियों से बाजार बंद करने को लेकर सुझाव मांगे गए हैं, जिस पर शनिवार तक फैसला लिया जा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया को कहा था कि दिल्ली में लॉकडाउन को फिर से लागू नहीं किया जाएगा। बढ़ते मामलों के बीच इस तरह की अटकलें थी कि दिल्ली में लॉकडाउन लौट सकता है, लेकिन सत्येंद्र जैन ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया।
वहीं अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी मथुरा विवाद पर भी याचिका दाखिल की गई। जी हां, हिंदू पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी। याचिका में काशी और मथुरा विवाद को लेकर कानूनी कार्रवाई को फिर से शुरू करने की मांग की गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और भविष्य में भी उसी का रहेगा। हालांकि अयोध्या विवाद को इससे बाहर रखा गया क्योंकि उस पर कानूनी विवाद पहले से ही चल रहा था। तो वहीं याचिका में कहा गया कि इस एक्ट को कभी चुनौती नहीं दी गई और ना ही किसी कोर्ट ने न्यायिक तरीके से विचार किया। आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस से 1 साल पहले नरसिम्हा राव की सरकार ने साल 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था और इस एक्ट से अयोध्या विवाद को बाहर रखा गया था। लेकिन इस एक्ट से काशी और मथुरा जैसे कई धार्मिक स्थल के विवाद एक तरीके से खत्म कर दिए गए थे। तो ये उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अनलॉक 1 की व्यवस्था की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में टीम 11 के साथ की। मुख्यमंत्री ने केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर इन योजनाओं के संचालन से जहां एक और श्रमिक कामगारों को रोजगार मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण भी होगा। सभी मंडल आयुक्तों को अपने अपने मंडल के सभी जिलों में विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा के लिए कहा गया। तो वही समीक्षा के दौरान मंडल आयुक्त इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि लॉकडाउन से पहले विकास योजनाओं में कितना काम किया गया, बाकी काम प्राथमिकता पर पूरा करने के लिए रणनीति बनाए। तो वहीं अभी तक अगर बात की जाए तो कोरोना से 7,609 लोग पूरी तरह ठीक होने के बाद अपने घर लौट चुके हैं और हमारा रिकवरी रेट करीब 7.31% हो गया है। तो वहीं जून के अंत तक 20,000 टेस्ट प्रतिदिन क्षमता का लक्ष्य रखा गया और अब तक प्रदेश में 4,19,994 सैंपल विभिन्न प्रयोगशालाओं में टेस्ट किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो वहीं प्रशासन ने तुरंत इस बात का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी और बम निरोधी दस्ते एवं डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन की। दरअसल धमकी भरा एक मैसेज उत्तर प्रदेश पुलिस की इमरजेंसी सर्विस के व्हाट्सएप नंबर पर आने के बाद हड़कंप मचा। इस मैसेज में मुख्यमंत्री आवास के साथ ही उत्तर प्रदेश के 50 अलग अलग इलाकों में धमाके करने की धमकी दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश की इमरजेंसी सर्विस 112 की इमारत भी शामिल है। मैसेज मिलने के साथ ही पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है और पूरे सूबे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो राजस्थान में कांग्रेस खेमे में जबरदस्त हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनावों के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल की विधायकों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव 2 महीने पहले हो सकता था, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग पूरी न होने से राज्यसभा चुनाव टला। देश में लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी की सोच फासिस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस लोगों के रग रग में है और हम मिलकर फासिस्ट ताकतों को हराएंगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। हमारे दोनों प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीतेंगे और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और विधायक एक साथ था, है और रहेगा। सिर्फ श्रमिकों को, प्रवासियों को और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से नरेगा के माध्यम से लोगों को मदद करी है। इस चुनौतीपूर्ण समय में किसी को बेवजह आकलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव पहले होने थे, लॉकडाउन हो गया, उसको पोस्टपोन किया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो सरकार चलाने का काम हो रहा है उसमें सभी विधायकगण हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी ने नामांकन भरा था कुछ समय पहले और आज सभी साथियों से, और आप में से कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि यहाँ क्यों बुलाया, वहाँ क्यों बैठे,
कि हमारे दल के लोग हैं, कोरोना में 3 महीने आपस में मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो खुले में, क्योंकि घरों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती, 3 उम्मीदवार ही राज्यसभा में चुनकर जा सकते। राज्यसभा के मत को अब पूरी तरह सीक्रेट ना रखकर संवैधानिक संशोधन कर उसे दिखाने का प्रावधान है पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको। ऐसे में भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति की ओर। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के मसले पर आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत की ओर से कहा गया कि कोरोना के बढ़ते संकट के बावजूद दिल्ली में टेस्टिंग हटा दी गई। दिल्ली में अब रोज 5000 के करीब ही टेस्ट हो रहे हैं और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों का उदाहरण दिया। ऐसे में अगर दिल्ली और मुंबई के टेस्टिंग और कुल कोरोना वायरस के आंकड़ों को देखें तो टेस्टिंग के मामले में दिल्ली आगे दिखती है, जबकि अगर हम बात करें राज्यों के आधार पर तुलना अगर की जाए तो महाराष्ट्र दिल्ली से काफी आगे है। दिल्ली में रोज करीब 5500 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मुंबई में भी इतने ही टेस्ट हो रहे हैं। तो वहीं भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के दौरान सीमा पर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए और प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीमा पर 2 गुटों में हुए विवाद के बाद यह फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग शिकार बने। ग्रामीणों का कहना है कि फायरिंग नेपाल की ओर से की गई और यह घटना बिहार में भारत नेपाल सीमा के बाद सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र की पिपरा परसाइन पंचायत में लालबंदी स्थित जानकी नगर बॉर्डर की है। तो वहीं एसपी के मुताबिक नेपाली पुलिस सफाई में बता रही है कि पुलिस का हथियार छीनकर भाग रहे लोगों पर नेपाली पुलिस ने गोली चलाई, लेकिन स्थानीय लोग बॉर्डर पार जाने को लेकर विवाद में गोली चलाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल इस मामले की छानबीन की जा रही है और बॉर्डर पर भारतीय एसएसबी और स्थानीय पुलिस डटी हुई है। तो वहीं नारायणपुर बॉर्डर पर नेपाली सेना भी डेरा डाले हुए है। इसी हफ्ते भारत के तेज गेंदबाज और स्विंग में माहिर मोहम्मद शमी ने कहा था कि वो लार पर प्रस्तावित प्रतिबंध के बावजूद गेंद को रिवर्स स्विंग करा सकते हैं, बशर्ते गेंद की चमक बरकरार रखी जाए। उनका यह भी कहना था कि बचपन से ही वो लार के इस्तेमाल के आदी हैं और अगर आप तेज गेंदबाज हैं तो अपने आप ही गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल करने लगते हैं। दरअसल आईसीसी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच शुरू होने वाले क्रिकेट मुकाबलों के लिए कुछ नए नियमों को मंजूरी दी है। इन नए नियमों के अनुसार अब गेंदबाज खेल के किसी भी प्रारूप में गेंद पर लार नहीं लगा सकेंगे और इससे पहले भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले के नेतृत्व वाली समिति ने कोरोना संक्रमण के इस खतरे को देखते हुए गेंद पर चमक लाने के लिए मुंह की लार के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। आईसीसी ने हालांकि इन नियम के उल्लंघन पर कुछ ढील देने की पेशकश की है। अगर कोई खिलाड़ी गेंद पर मुंह की लार का इस्तेमाल करता है तो एम्पायर टीम को 2 बार नियम उल्लंघन की चेतावनी देंगे, लेकिन इसके बाद ऐसा दोबारा होने पर बल्लेबाजी कर रही टीम को 5 अतिरिक्त रन दिए जाएंगे। गेंद पर मुंह की लार का इस्तेमाल अनजाने में हुआ है या नहीं, इसका निर्णय भी एम्पायर ही करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के फागी उपखंड में एक गांव ऐसा भी है जहां ग्रामीणों पर मौत का साया मंडरा रहा है, या यूं कहें कि गांव मौत की चिंगारी पर बसा हुआ है, जहां ग्रामीण हर समय मौत के खौफ में जीवन जी रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयपुर के फागी उपखंड के चांदावास गांव की। दरअसल गांव से महज 200 मीटर की दूरी पर एक एलपीजी गैस सिलेंडर का गोदाम है और इतना ही नहीं, गैस गोदाम से महज 100 मीटर की दूरी पर एक ईंट भट्टा भी संचालित हो रहा है। ऐसे में गैस गोदाम के पास भट्टा चलाना किसी बड़े खतरे से कम नहीं और इस खतरे की आशंका से ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास बने गैस गोदाम से मिलने वाली सुविधा के लिए वो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से इस गोदाम को आबादी क्षेत्र से दूर करने की मांग की है। भट्टा जो लगा हुआ है ये एक बहुत बड़े हादसे का कारण हो सकता है कभी भी। इसमें स्थिति है कि ऐसे भी ईंट भट्टे गवर्नमेंट ने कानून बंद कर रखे हैं, फिर भी यहाँ एक ईंट भट्टा चल रहा है। इसकी धुएं इतने हानिकारक हैं पर्यावरण के लिए, उसके बावजूद
ईंट भट्ठे के बावजूद ही अधिकारियों की अनदेखी को देखते हुए यहाँ इन्होंने गैस एजेंसी लगा दी और गैस एजेंसी कई बार धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों ने, गांव वालों ने, सबने मिलकर अधिकारियों को भी अवगत करवाया। राजस्थान सरकार के पोर्टल 181 पे भी अवगत करवा दिया। उसके बावजूद अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बावजूद अगर कानूनन देखे तो इस एरिया में जेडे जोन में है। ये जेडे अधिकारियों ने भी इस एरिया को रेजिडेंशियल जोन में घोषित कर रखा है। रेजिडेंशियल जोन होने के बावजूद एंटी स्टीज लगी हुई है, तो ये ऐसे कानूनन अपराध है। उसके बावजूद अवगत करवाने के भी मतलब कानूनन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसमें गांव वाले और हम लोग सब यही कहना चाहते हैं, अगर अधिकारी और ये गैस एजेंसी की इसमें कोई मिली भगत भी हो तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पटवारी गिरदाव दोनों को मैं निर्देश दे दूँ, मौका देख करके आप रिपोर्ट पेश कर लें। या तो ईंट भट्टा बंद करवाएं या गैस एजेंसी बंद करवाएं। कितने मीटर की दूरी है, कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो एक रिपोर्ट पेश करें। जैसे रिपोर्ट आएगी हम उचित कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे उपस्थित सारी जनता के द्वारा हम ये शिकायत देना चाहते हैं कि ये हमारे आपके सामने गैस एजेंसी और ये ईंट भट्टा है जो कि पास में है। भविष्य में इन दोनों ये भट्टे की वजह से आग वाली प्रॉब्लम हो सकती है। गैस एजेंसी में पास ही हमारा गांव है जो कि भविष्य में हानिकारक हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने इसको लेकर किस किस अधिकारियों को अवगत कराया गया? हमने इसकी रिपोर्ट पंचायत में भी दी है, 181 पे भी हमने इसकी रिपोर्ट लिखाई है और हमारे थाना चौकी रेनवाल में भी हमने उनको अवगत कराया है कि हमें इससे प्रॉब्लम हो रही है, इसका हमारा सॉल्यूशन किया जाए। जी, वैसे आप खुद समझ सकते हैं सुरक्षा संबंधी समस्या है और सीधा सीधा हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। कि ये समझ लीजिए कि गैस गोदाम नहीं, हम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। आप अगर बगल में देखें हैं तो 400 के करीब लेबर जो मात्र 50 फुट की दूरी पे यहाँ काम करती है, क्या ये ठीक है? दूसरा, अगर आप देखें हैं तो भट्टा बिल्कुल चालू है। जब इनको एजेंसी लगानी थी तो भट्टे को बिल्कुल दरकिनार करते हुए न जाने कैसे इन्होंने ये एनओसी प्राप्त की, ये तो भगवान जाने। उसके अलावा यहाँ सिलेंडर रात को दिन में आते रहते हैं, लोड होते रहते हैं। लीकेज की संभावना देखिए अक्सर होती ही है और आप भी जानते हैं कि इतनी सी दूरी के ऊपर कभी भी कोई चिंगारी भड़क जाए तो फिर भगवान ही मालिक है। उसके बाद तो कुछ नहीं होगा, अखबारों में न्यूज़ ही आएगी कि फलां गांव में इतने लोग चले गए। तो इसलिए हम थोड़ा सा समय से पहले ही इस चीज़ से बचने के लिए ऐसा जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे। ना तो गैस एजेंसी वाले सुन रहे हैं और न ही कोई उच्च अधिकारी कोई सुन रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने चुनाव के लिए पूरी तरीके से कमर कस रखी है। कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व के साथ वे भी निश्चिंत नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी नीरज डांगी को पूरा भरोसा है कि दोनों कैंडिडेट राज्यसभा में भारी बहुमत के साथ निर्वाचित होकर पहुंचेंगे। न्यूज इंडिया के संवाददाता नीरज शर्मा ने कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी नीरज डांगी से की खास बातचीत। राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी चरम पर है। हमारे साथ में है कांग्रेस के कैंडिडेट नीरज डांगी जी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे, सुरजेवाला जी मौजूद रहे। सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस पूरी एकजुट है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि खरीद फरोख्त हुई तो सबूत लाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि जब संख्या बल कांग्रेस के साथ है, 107 कांग्रेस के विधायक और समर्थन के साथ में 125 का आंकड़ा कांग्रेस के एक साथ बहुमत में है और एकजुट है, ये नज़र आ गया है। ऐसी परिस्थितियों में जब वो ये कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त की अगर आक्षेप कांग्रेस लगा रही है तो उसका सबूत दें, तो मैं कहना चाहूँगा कि फिर चौथा कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किस बूते पे किया, क्या उनकी मंशा रही है? निश्चित रूप से कोई ना कोई नेगेटिव सोच के साथ में उन्होंने ये जो है स्टेप लिया है और इसका जवाब भी जो है भारतीय जनता पार्टी को स्वयं को देना चाहिए। खरीद फरोख्त की अगर स्थिति नहीं होती तो जो है लोकतांत्रिक तरीके से एक तरफा चुनाव 18 मार्च को ही पूर्ण हो चुका होता। बहुमत के साथ में यूनानिमसली तीनों कैंडिडेट, एक भारतीय जनता पार्टी का और 2 कांग्रेस के विधायक जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जा चुके होते हैं। बीटीपी के भी 2 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के खेमे में आ गए हैं। आप लोगों को वोट करेंगे। इसके साथ ही अन्य विधायकों से भी बातचीत चल रही है। सीताराम येचुरी जी, मुख्यमंत्री जी ने बात। आपको लगता है धीरे धीरे बीजेपी जो है उसको कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी वो उम्मीदें टूटती? देखिए, बीजेपी का एक स्टेटमेंट मैंने देखा था,
पूनिया जी जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के पास संख्या बल है फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखते हैं से इसका ये तात्पर्य हम यही निकालेंगे कि वो कोई ना कोई नेगेटिव वर्क अंदर ही अंदर कर रहे हैं। संख्या बल कांग्रेस के साथ में है और किसी तरह की कोई संशय नहीं है। अभी कोई बाड़ेबंदी की बात कही गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि बाड़ेबंदी कांग्रेस क्यों कर रही है, ये कहना चाहूँगा बहुत स्पष्ट शब्दों में किसी तरह की ये बाड़ेबंदी नहीं है। ये एक गेट टुगेदर है कांग्रेस के विधायकों का और समर्थित विधायकों का, ताकि हम चुनाव की जो प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि ये चुनाव हमारे ऊपर थोपा गया है, राजस्थान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के चौथे कैंडिडेट को खड़ा करके थोपा गया है। संख्या बल के आधार पर ये चुनाव होना ही नहीं चाहिए था। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझाया जा सके, विधायकों को पूरी तरीके से जो है ज्ञात हो जाए कि क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे वोट डालना है, मॉक पोलिंग होगी, उस प्रक्रिया को जानने के लिए, समझाने के लिए ये गेट टुगेदर हमने किया है। इस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं देश में, अलग अलग राज्यों में बीजेपी के जो कुनबा अपना बीजेपी बढ़ा रही है, आपको लगता है इस प्रकार के कैंप बेहद जरूरी हैं चुनाव? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर हालात जिस तरह के हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये तो शो कर दिया है कि वो तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। उन्होंने सरकारें गिराने का भी काम किया, उन्होंने राज्यसभा के अंदर भी सेंधमारी करी है, पूरे देश के अंदर अनगिनत राज्यों के अंदर जो है उन्होंने किया है। राजस्थान के अंदर उनकी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि संख्या बल बहुत ज़्यादा अंतर का है और ऐसी परिस्थितियों के अंदर वो जो है नाकाम होंगे, ये भी उनको पता। लेकिन उनकी जो एक परिपाटी सी बन गई है, वो शायद बिना यहाँ पर तोड़फोड़ की कोशिशों को किए बिना शायद उनको पच नहीं रहा है चुनाव, इसलिए उन्होंने यहाँ भी ये कोशिश जारी रखी है। निर्दलीय अन्य दलों के विधायक जुड़ रहे हैं, क्या अपील है उनसे? अपील हम लोग लगातार विधायकों से मिल रहे हैं और यही है कि सारे के सारे एकजुट होकर के कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। 125 का आंकड़ा हमारे पास है जो सुरक्षित है। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के कैंडिडेट राज्यसभा राजस्थान से नीरज डांगी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा सभी से अपील ये है विधायकों से कि वो एकजुट होकर के कांग्रेस के लिए वोट करें और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लोकतंत्र में विश्वास है उसको मजबूत करें। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों को एकजुट करने के लिए खुद कैंप स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। अविनाश पांडे से चुनावी मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने। आइए आपको भी दिखाते हैं चलते चलते एक्सक्लूसिव बातचीत अविनाश पांडे से। हमारे साथ में हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे साहब, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। पांडे साहब, लगातार कांग्रेस पार्टी का कुनबा जो है राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और विधायक पार्टी के अंदर आते जा रहे हैं, बीजेपी को एक बड़ा झटका माना। देखिए, कांग्रेस हमेशा कार्य पे विश्वास रखती है। लोगों का जो मत है या लोगों की जो भावना है, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उसमें सहभागी होकर उनको किस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत दिलाई जाए। और मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों भी इन 1.5 सालों में राजस्थान में लोगों का विश्वास हासिल करने के बाद कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और हमारे सभी कांग्रेस के विधायक दल, जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ में अपनी जिम्मेदारी का वहन किया है। और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की ईमानदारी और कांग्रेस की उपलब्धि, जो पिछले दिनों कोरोना के इस महामारी के संक्रमण में जिस प्रकार से पूरा देश और पूरी दुनिया आहत हुई है और लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, ऐसे समय में 18-18, 20-20 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, और इतना ही नहीं तो यहाँ के जो भामाशाह हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक और हमारी जो अलग अलग संस्थाएं हैं, NGOs हैं, उनने जैसा बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। ये एक मिसाल पूरे देश के सामने है। बीजेपी 2 सीटें मान करके चल रही थी, उसके लिए अपनी जंग लड़ रही थी, लेकिन अब तो 1 सीट के लिए ऐसा लग रहा है कि मुश्किल हो गया है, क्योंकि बीजेपी में भी 2 गुट जो है वो साफ नज़र आ रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के पास में संख्या बल मात्र 1 उम्मीदवार चुनकर आने का था, उसमें दूसरा उम्मीदवार खड़ा करना ये अपने आप में इस चीज़ को दर्शाता है कि उनकी नीयत प्रदेश के अंदर खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा। दूसरा उम्मीदवार है वो वसुंधरा राजे खेमे से आता है, ऐसे में जो पहला उम्मीदवार है उसको बचाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो दूसरे खेमे वाले। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आज बीजेपी के लिए बहुत प्राथमिकता ये है कि आज उनके ऑफिशियल और डमी उम्मीदवारों के बीच में ही संघर्ष चालू है और वहाँ पर लोगों को भ्रमित करने के लिए, अपने विधायकों को बचाने के लिए वो इस प्रकार की राजनीति में लगे हुए हैं। लेकिन आपका बोलना बहुत सही है कि बीजेपी अगर उनके असली उम्मीदवार और डमी उम्मीदवार
उनको ही अगर सही तरीके से बचा ले तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। आपका कार्यकाल जो है राजस्थान में प्रभारी के तौर पर बड़ा सफल कहा जा सकता है। गुरदास कामत जी के पास जब आप आए थे 5 साल से ज़्यादा का अनुभव हो गया। तमाम जो चुनाव है लगातार कांग्रेस पार्टी जीती आ रही है। ये राज्यसभा चुनाव जो है इसमें भी आपको उम्मीद है एक अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी? निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पर हमारे पास में बहुत अच्छा संगठन है, बहुत अच्छा नेतृत्व है और राजस्थान में कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधि भी बहुत जिम्मेदार हैं। इसका श्रेय मैं उन सभी को देता हूं, उनकी मेहनत को देता हूं, संगठन के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्यसभा के इस चुनाव में भी हम जो हमारे जो रिक्वायर्ड वोट हैं उससे कहीं ज़्यादा वोट हम हासिल करेंगे और जहां पर 125 विधायकों का समर्थन हमको ऑलरेडी हासिल है और वास्तविकता में हमको सिर्फ 102 मतों की ज़रूरत है, तो ये चुनाव हम जीतेंगे ही नहीं बल्कि अच्छे बहुमत से जीतेंगे। के.सी. वेणुगोपाल जी भी संगठन महासचिव रहे हैं। दूसरा जो कैंडिडेट हैं नीरज डांगी, कोई प्रायोरिटी तय की है वोटों को लेकर के? देखिए, दोनों हमारे बहुत ही प्रायोरिटी के उम्मीदवार हैं, इसमें कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं है। दोनों संगठन में अपना जीवन दे चुके हैं, संगठन के लिए कार्य करते आए हैं, संगठन से नीचे स्तर से ऊपर आए हुए दोनों कार्यकर्ता हैं और संगठन की जो जब जिम्मेदारी उनको दी गई है उनने बखूबी निभाया है। तो हमारे लिए दोनों उम्मीदवार महत्वपूर्ण हैं और मुझे विश्वास है कि दोनों उम्मीदवार बराबरी से और बहुमत से चुनकर आएंगे। अक्सर ऐसा होता है, लॉबी के आधार पर जो विधायक हैं उनकी एक सूची बनती है कि कौन से विधायक किस कैंडिडेट को वोट करेंगे। इस प्रकार देखिए, ये विधायक दल के नेता और पार्टी अध्यक्ष ये मिलकर तय करते हैं कि कौन किसको, लेकिन ये बहुत ही छोटी बात है क्योंकि कुल मतों का विभाजन करना होता है कि जो आधे आधे सबको दिए जाएं और क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त मत हैं तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। बीजेपी से कोई क्रॉस वोटिंग की उम्मीद? ये उनकी मंशा पर जिस प्रकार के उनका अंतर्कलह चल रहा है आज बीजेपी में और पार्टी जो है कई टुकड़ों में बटी हुई है, वहाँ के विधायक भी असंतुष्ट हैं, तो उनको ये तय करना है कि उनका असली में ऑफिशियल उम्मीदवार कौन है और डमी उम्मीदवार कौन है। अगर वो ऑफिशियल उम्मीदवार को किसी प्रकार का झटका लगता है तो ये बहुत शर्म की बात है। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी के लिए इस वक्त जो खुद की अंतर्कलह है वो काफ़ी भारी साबित हो सकती है क्योंकि भाजपा में जो 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक को उन्होंने ऑफिशियल, दूसरे को डमी कैंडिडेट के रूप में एक कैंडिडेट करार दिया है और साथ ही कहा है कि वोट किस आधार पर बटेंगे बीजेपी में, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।